देखो ये बोला है स्टेज फोर्थ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या है कि टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D if force if F is the force of repulsion between the ion the number of electron missing from each ion। देखो है क्या, दो पॉजिटिव आयन है, इस पे Q चार्ज है और इस पे Q चार्ज है और इक्वल चार्ज ले जा रहे हैं, तो मान लो अगर इस पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग है ना, जितने इलेक्ट्रॉन ये छोड़ेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। ठीक है, तो इस पे मान लेते हैं कितना हो जाएगा ये Ne और इस पे कितना हो जाएगा Ne। तो फोर्स लिख लेते हैं, F लिखा जाएगा K Q1 Q2 इंटू डिस्टेंस डिस्टेंस दे रखी है D स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो F इक्वल टू बनेगा, एप्सिलॉन में लाना है इसे, तो इसकी वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन Ne इंटू Ne D स्क्वायर। तो F बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर E स्क्वायर D स्क्वायर। ठीक है, अब N लिख लेते हैं, तो N जो आएगा N स्क्वायर बनेगा F 4 पाई एप्सिलॉन D स्क्वायर इंटू E स्क्वायर, ये बनेगा। अब रूट ले लेते हैं तो ये बन जाएगा आंसर F 4 पाई एप्सिलॉन D स्क्वायर इंटू E स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना फोर्थ, 4 पाई एप्सिलॉन F D स्क्वायर E स्क्वायर, ये आंसर है। तो आंसर हो गया फोर्थ। आया समझ में? मतलब अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन दिए, n इलेक्ट्रॉन इसने दिए, n इलेक्ट्रॉन इसने दिए, तो इस पे चार्ज आएगा Ne और इस पे चार्ज आएगा Ne। फिर हमने फार्मूला लगा दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इज इन द प्लेन ऑफ पेपर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म। देखो होगा क्या, ये एक प्लेट दे रखी है, ठीक है, ये दे रखी है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म और इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन एट एन एंगल थीटा। ठीक है, एंगल दे रखा है इसने, थीटा बता रखा है, विद द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ स्क्वायर एज शोन इन फिगर। डायग्राम हमें दे रखा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू द सरफेस इन यूनिट वोल्ट मीटर। तो क्या है, ये है, और इसमें इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और यहां पे जो एंगल बनना है ये बना रहा है थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, देखो अगर अपने लोग मान के चले जो ए वेक्टर होगा इसका वो तो ऐसे बाहर आएगा। ठीक है, तो इसमें अगर मैं एरिया वेक्टर लिखूंगा तो ऐसे बाहर आएगा। इसको ऐसे समझो, अगर ये है, इसको मैंने ऐसे रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो इसमें से थोड़ी पास हो रही है, इसके सरफेस के पैरेलल है, तो फ्लक्स क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर वेक्टर की फॉर्म में अगर मैं सीधे इसको लिखूं तो एरिया वेक्टर तो ऐसे आएगा। तो अगर आप लिखोगे फाई इक्वल टू ई डॉट ए होता है, ठीक है, फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए, और ये लिख लेते हम लोग कॉस बीटा। तो बीटा क्या है, एंगल बिटवीन E एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो एरिया वेक्टर ऐसे बाहर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये इस तरीके से आएगा, और ये तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां पे जो बीटा आ जाएगा वो जाएगा 90 डिग्री। तो फाई अगर आप लिखोगे E A cos 90, तो फाई कितना आ जाएगा 0। ये तो प्योर मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है, अगर उससे सॉल्व नहीं करना, देखने से समझ में आ रहा है कि इसके जैसे अगर ये बोर्ड में से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाती तो फ्लक्स पास होता, ये तो इसके साथ में जा रही है ऐसे, तो कोई फ्लक्स पास नहीं होगा बोर्ड से। ठीक है,
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है टू पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू फेस ईच अदर एट ए सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम इफ प्लेट्स आर नॉट डिप्ड इन ए केरोसिन ऑयल टैंक द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल बी। ये क्या हुआ, डिग्री हो जाती है, जैसे मान लो ऐसे ये प्लस क्यू मान लो, ये माइनस क्यू। अगर इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई नॉट मान लो, ठीक है। तो जब इसे कैरोसिन में डाल रख दो, मान लो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो ई जो होता है वो कितना हो जाता है, ई नॉट बाई के हो जाएगा। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, डिक्रीज वाला आंसर होगा। आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। कौन सा सही है ऑप्शन, 3 ऑप्शन ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, पेज यही है 3.66। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर वही चल रहा है 3.66। ये क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। क्या है, एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है। ये रेडियस हो गई इसकी r, ठीक है। यहां मत बनाओ इसको रेडियस, रेडियस इसकी ये हो गई r और इससे 3r/2, तो 3r/2 r से ज्यादा ही होगा। तो ये डिस्टेंस जो बता रखी है इन्होंने यहां से यहां तक 3r/2 ये है, ठीक है। कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r इज e। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता रखी है, चार्ज मान लेते हैं q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लिखोगे तो लिखा जाएगा k q इंटू 3r/2। अब ये बोल क्या रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर, मतलब स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है यहाँ पे r/2। तो ये तो सिंपल सा है, कंडक्टिंग सेल है ये। तो अंदर तो पोटेंशियल होता है कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, E इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है 0, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट, E इनसाइड 0। तो आंसर आ गया फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ए चार्ज इज enclosed by Gaussian spherical surface of radius r. If radius is double, then outward electric flux. देखो ऐसे है, मान लो ये चार्ज है, ये Q है और एक गॉसियन सरफेस है, ये इससे क्लोज है ये, और इसकी रेडियस है r। तो यहां से जो फ्लक्स निकलेगा फाई इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन। देखो ये रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। चार्ज एनक्लोज है मगर रेडियस का रोल नहीं आ रहा है इसमें। और इसमें बोला क्या है, इफ द रेडियस इज डबल देन आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, सेम ही रहेगा। जैसे मान लो ये अगर इसकी रेडियस अपन लोग डबल कर देते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकलेंगी। एक तो मैथ से कर लो या ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा,
कांस्टेंट रहेगा, क्या हो जाएगा, रिमेन सेम। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, आंसर हो जाएगा सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 4 इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2L। ठीक है, सी फिगर, मतलब फिगर हमें दे रखा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए मिडवे बिटवीन टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो क्या है, ये हमें स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, यहां पे ये प्लस क्यू है, यहां पे ये प्लस क्यू है। ठीक है, यहां पे ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये 12 डिस्टेंस दे रखी है। ये मिडिल वाला पॉइंट यहां पे कहां पे होगा, किस पॉइंट पे आएगा, ये एल पे आएगा। तो ये आ जाएगा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी एल। तो यहां का पोटेंशियल हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, पहले ये मैं डिस्टेंस लिख लेता हूं यहां से, ये डिस्टेंस, और इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितना आएगा, 4L स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, ये आ जाएगा √5L। पाइथागोरस से आएगा ये, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, 2L है, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें ए पे पोटेंशियल लिखना है, तो ये ए मान लेते हैं। तो क्या होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल लिखते हैं, इसकी वजह से लिखते हैं, और इसकी वजह से लिखेंगे, और इसकी वजह से सबको ऐड कर देंगे। तो बी ए जो होगा वो हो जाएगा बी प्लस क्यू की वजह से, प्लस बी प्लस क्यू की वजह से, प्लस बी माइनस क्यू की वजह से, बी माइनस क्यू की वजह से। तो इसे लिख लो, ये आ जाएगा के क्यू बाई एल। दूसरा आ जाएगा के क्यू बाई एल, ये आ जाएगा माइनस के क्यू बाई √5L, ये आ जाएगा माइनस के क्यू बाई √5L। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2k⁴ बाई एल माइनस 2k⁴ √5L। तो 2k⁴ बाई एल को कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 1 बाई √5, ये आंसर आएगा। ठीक है, और के की वैल्यू रख दो, एप्सिलॉन में आंसर है। तो बी ए अगर आप लिखोगे तो आ जाएगा 2q, आंसर की फॉर्म में लिखना है, 2 4 पाई एप्सिलॉन इंटू एल 1 माइनस 1 बाई √5। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। आंसर आ गया सेकंड। ठीक है, लिखो जरा इसे, चलो अब आते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी एट एनी पॉइंट x y z
ऑल इन मीटर्स इन स्पेस इज गिवन बाई बी इक्वल टू 4x स्क्वायर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1,0,2, तो हमें बी दे रखा है, बी इक्वल टू हो गया 4x स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है। तो ई का फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है, एक तो पढ़ते हैं आप लोग माइनस का dv अपॉन dr, ठीक है, या अगर x की फॉर्म में दिया हुआ है तो माइनस का dv अपॉन dx इस फॉर्म में। और कौन सा फार्मूला आपने पढ़ा है, E इक्वल टू माइनस का d अपॉन dx bi प्लस d अपॉन dy b, यहां पे j कैप आता है, प्लस d अपॉन b अपॉन dz के, इस फॉर्म में है। हमें तो x की फॉर्म में दिया तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, इसको लगाओ, क्या आएगा, E इक्वल टू माइनस का db अपॉन डी एक्स, वैल्यू रखो, E इक्वल टू माइनस db अपॉन डी एक्स 4x स्क्वायर, तो E इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 8x, ये आ जाएगा। अब माइनस से हो रहा है तो ये x के अपोजिट में है, तो क्या आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, और उसमें वैल्यू रख देते कितना, x दे रखा है हमें 1, तो E की वैल्यू रख दो, ओ x इक्वल टू कितना रखना है 1, तो माइनस 8 आ गया, मतलब E इक्वल टू आ गया माइनस 8, और ये किधर आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, E इक्वल टू अगर मैं बोलूं 8 है और अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, आया समझ में, या इसको ऐसे लिख लो, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ठीक है, एक तरीका तो ये है, या फिर आप इसमें रख दो, ठीक है, इससे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर आ जाएगा। देखो इसमें रखोगे तो क्या आएगा, E इक्वल टू माइनस का पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाएंगे, E इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एक्स 4x स्क्वायर आई कैप, आगे कोई टर्म है नहीं तो उसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, इससे सीधे आंसर आ जाएगा, E इक्वल टू माइनस का 8x आई, x की वैल्यू रख दो कितना 1, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आई कैप, ठीक है, ये सीधे आंसर आ गया, चाहे उससे सॉल्व कर लो चाहे इससे सॉल्व कर लो, इसमें आपको ध्यान रखना है, उसमें सीधे आंसर बताएगा वो, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड अगर आप लिखोगे तो E इक्वल टू आप लिखोगे 8 अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है, आंसर आ गया 4, आंसर क्या होगा 4, ठीक है, लिखो जरा इसे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड ए इफ पॉइंट चार्ज क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर, ये तो अपने लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये शायद स्टेज 1 या स्टेज 2 में था कि क्या एक क्यूब है, ठीक है, इस तरीके से ये क्यूब है, ठीक है, अब बोला इसके कॉर्नर, मान लो ये वाला कॉर्नर पे ले लेते हैं अपने लोग, अब इसको क्लोज करने के लिए हमें कितने क्यूब चाहिए, ठीक है, 8 क्यूब चाहिए मतलब, ठीक है, तो एक से जो टोटल 8 होंगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन, तो सिंगल से लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 5 1 Q अपॉन एप्सिलॉन, तो 5 1 कितना हो जाएगा ए, सिंगल से आ जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन, ये आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऐसा सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था मतलब। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, पेज नंबर आ गया है 3.67,
आ जाओ पेज बात करते हैं, पेज नंबर 3.67। पेज नंबर है 3.67। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ये बोला एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P is placed in an electric field intensity E. The dipole acquire a position such that its axis of dipole make an angle theta with the direction of electric field. देखो ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो और इसमें कोई डाइपोल रख दिया, तो डाइपोल मोमेंट ये इधर है, ये P दे रखा है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये बोल क्या रहा है, assuming that the potential energy of the dipole to be zero at theta equal to 90 degree, the torque and potential energy of the, सिंपल सा है, टॉर्क का फार्मूला लगा दो, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, P क्रॉस E, इन दोनों के बीच का एंगल या PE साइन थीटा, ये तो ये आ गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, E इक्वल टू माइनस का P डॉट E या E इक्वल टू माइनस का PE कॉस थीटा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लो कौन सा है, पहले वाला गलत है, दूसरे वाला भी गलत है, आंसर आएगा थर्ड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सिंपल सा फार्मूला है ये। ठीक है, आंसर आ जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला 4 पॉइंट चार्ज माइनस क्यू माइनस स्मॉल क्यू 2q and 2q are placed one at each corner of square. The relation between q and small q for which potential at center of square is 0. तो क्या है, इसको ऐसे लिखो, पहले स्क्वायर बनाते हैं अपने लोग। ये स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, अब इस पे चार्ज रख देते हैं, माइनस क्यू, इधर ये 2q और ये 2q। अब बोला इसके जो सेंटर पे जो चार्ज, जो पोटेंशियल है ना, वो 0 है, तो कितना चार्ज, तो इसका रिलेशन हमें बताना है। तो इसकी साइड मान लें, अगर अपने लोग यहां से यहां तक, ये अगर मैं मान लूं 2a और ये भी लेंथ मान लेता हूं 2a, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये कितनी हो जाएगी, a, ये और ये हो जाएगी √2a। सबके लिए यही सेम रहेगा, तो पोटेंशियल लिख लेते हैं, सबका पोटेंशियल ऐड कर देते हैं। ये O मान लेते हैं, तो BO आप लिखोगे, इसकी वजह से पोटेंशियल डायरेक्ट लिखता हूं मैं, तो ये आ जाएगा K 2q बाई √2a। अब इसकी वजह से लिखता हूं मैं प्लस K 2q बाई √2a। अब इसकी वजह से लिखता हूं माइनस K q बाई √2a। अब इसकी वजह से लिखेंगे माइनस K q बाई √2a। ठीक है, ये बना। अब ये क्या बोला, इसको रख दिया 0। जब आपने इसको 0 रखा तो ये सब कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 2q प्लस 2q माइनस q माइनस q, ये आएगा। ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करो तो ये बचेगा q प्लस q और q इक्वल टू माइनस q। ये आंसर है क्या इसका, आंसर आ जाएगा थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, दो 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये लाइन दे रखी है इस तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट दे रखा है बी,
ये दे रखा है सी और ये पॉइंट दे रखा है ए। देखो होता क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसकी डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, ये फ्रॉम हायर पोटेंशियल, मतलब हाई पोटेंशियल से टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, मतलब लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। तो यहां पे सिंपल से समझ में आ रहा है, ये ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इधर है ना, ऐसे ये इधर है, तो ईबी सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम ईसी और फिर उससे कम ईए। तो अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा, नहीं पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, बीबी सबसे ज्यादा है, फिर बीसी, फिर बीए, तो ये लिखा जाएगा बीबी ग्रेटर देन बीसी ग्रेटर देन बीए, ये रिलेशन होगा। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। पहला ऑप्शन बोल रहा है मैक्सिमम एट सी, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा बोला सेम एट ऑल 3 पॉइंट एबीसी, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे हैं, अगर ये ऐसे लाइन होती तो मानते हैं तीनों सेम, अगर ए यहां होता, बी यहां होता, सी यहां होता, तीनों एक ही लाइन में इधर होते, मगर नहीं है। फिर बोला है मैक्सिमम एट ए, ये भी गलत हो गया। बोला मैक्सिमम एट बी, ये सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, बनाओ जरा इसे, फिर इसके आगे बात करते हैं अपने लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, टू पिथ वॉल कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाई स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। ठीक है, नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ हाइट, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द वॉल नाउ बिकम। देखो होगा क्या, ठीक है, पहले तो ये इस तरीके से है, ठीक है, तो इसका मास मान लेते हैं एम जी ऐसे एक्ट करेगा, एम जी ऐसे एक्ट करेगा, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है आर, ठीक है, तो जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स इधर लगाएगा, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये फोर्स लगेगा कितना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लेते हैं एफ ई, ठीक है, और एंगल तो हमें दे नहीं रखा है, ये बाई दे रखा है, ठीक है, ये एंगल अगर मैं थीटा मान लूं तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये टी होगा, इधर आ जाएगा ये टी कॉस थीटा और इधर आ जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है, ये बन गया। अब अपने लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देते हैं, तो अगर आप लिखोगे तो लिखा जाएगा टी साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा एफ ई टी कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा एम जी, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एफ ई इक्वल टू एम जी, इसको मैं लिख सकता हूं टेन थीटा, और इसकी वैल्यू लिखते हैं, इसको आप लिख लो के, इक्वल चार्ज बोल रहा है, इक्वल चार्ज है तो इस पर चार्ज मान लेते हैं क्यू, और इस पर भी चार्ज मान लेते हैं क्यू, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम जी, ठीक है, ये इक्वेशन मान लो थर्ड, ठीक है, ये रिलेशन हमें मिल गया यहां से, आई बात समझ में, ठीक है। और सिंप्लीफाई करोगे तो टेन थीटा को आप क्या ले सकते हो, बाई अपॉन
आर बाई टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एम जी, इसको ऊपर ले जाओ, ये बनेगा 2 इंटू आर के यू स्क्वायर आर स्क्वायर एम। अब इस रिलेशन को यहीं रखते हैं हम लोग, ठीक है, इसका आगे यूज करेंगे अपने। ये आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब बोला नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट। अब क्या करते हैं कि इनको क्लैम्प करते हैं अपने लोग, फिर वही कहानी, इसमें एम जी फोर्स लगेगा, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा एफ ई डैश, यहां पे ये एफ ई डैश होगा, फिर ये अगर एंगल मान लूं मैं थीटा, थीटा डैश मानते हैं यहाँ पे, या एक काम करो अल्फा मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई बाई 2, और ये डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, आर डैश दे रखी है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर डैश बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर वही स्टेप अगर आप लगाओगे तो ये अल्फा हो जाएगा, ये टी कॉस अल्फा हो जाएगा, और इधर टी साइन अल्फा हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा tan अल्फा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर डैश, इसको R1 लिख लेते हैं, R1 का स्क्वायर इंटू एम जी बनेगा ये tan अल्फा। ये वाला जो रिलेशन है ना, इसको मैंने सीधे उठा के यहां पे रख लिया, उसमें वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी हो गई, आर डैश हो गई है, मास उतना ही रहेगा, चार्ज उतना ही रहेगा, ओके, तो वो हाई, और वहां पे tan थीटा लिखा था, यहाँ पे tan अल्फा। अब tan अल्फा की वैल्यू रखते हैं अपने लोग यहाँ पे, ठीक है। तो tan अल्फा की वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, ये tan अल्फा आएगा, एक मिनट रुको, tan थीटा मैंने जो लिखा है यहाँ पे tan थीटा बाई आर लिखा है, नहीं रुको, ये गलत हो गया यहाँ पे। इसको जब आप लिखोगे tan थीटा तो क्या होगा, ये आएगा r/2 इंटू वाई, तो ये बनेगा r/2y, ठीक है। अभी ध्यान आ गया, नहीं तो आंसर नहीं आता इसका। tan थीटा ये r/2 होगी डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हो गई बाई। अब इसकी बात करते हैं tan अल्फा की, तो tan अल्फा कितना लिखोगे यहाँ पे, r डैश बाई 2 बाई 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर एम जी, सही है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या बनेगा आपके पास रिलेशन, आर डैश बाई के क्यू स्क्वायर R1 स्क्वायर। अब इससे R1 की वैल्यू लिखो, तो ये R1 क्यू बाई के क्यू स्क्वायर बाई एम जी, ये इक्वेशन मान लेते हैं अपने लोग। थर्ड ये मान लो फिफ्थ। अब यहां पे आते हैं, अब यहां से आर क्यूब लिखेंगे, यहां से अगर आर क्यूब लिखोगे तो ये बनेगा के क्यू स्क्वायर बाई 2, नहीं 2 बाई अपॉन एम जी। ये इक्वेशन कौन सी आ गई, ये मान लेते हैं 4। अब इनको डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, तो इसको लिखोगे, ये बनेगा आर क्यूब R1 क्यूब, ऊपर आ जाएगा 2 बाई, यहां आ जाएगा बाई, ये कैंसिल हो जाएगा, तो R1 बनेगा R1 क्यूब R क्यूब बाई 2, ये तो बनेगा। अब आप क्यूब रूट ले लो, अगर आप क्यूब रूट लोगे तो ये बनेगा R1 इक्वल टू 1 अपॉन की पावर 1/3, या आंसर की फॉर्म में लिखोगे तो ये आ जाएगा 1/32। देखो ये आंसर है क्या, आर भी तो आएगा ना एक, आर आर, ये आंसर आएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फोर्थ, ठीक है। अगर आंसर की फॉर्म में इसे लिखोगे तो ये लिखा जाएगा आर
√2 क्यूब, ये ठीक है, ये आएगा हमारे पास। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन ए चार्ज क्यू, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर इज रेस्पेक्टिवली। क्या एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, और इस पे चार्ज हमने दे रखा है कितना, क्यू, ठीक है, इसकी रेडियस हो गई आर। तो बोला इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताना है। तो देखो पोटेंशियल जो होगा वो तो जो सरफेस पे होगा वही इनसाइड होगा, तो बी इनसाइड जो सरफेस पोटेंशियल होगा, बी सरफेस, ये कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर। तो बी की जो वैल्यू आएगी, ये बी इनसाइड, अंदर जो पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है, तो बी सेंटर इक्वल टू बी इनसाइड बी सरफेस के क्यू बाई आर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये पहला आंसर आ गया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ई इनसाइड कितना होता है, 0, क्यों अंदर कोई चार्ज तो है नहीं। अगर आप गॉसियन थ्योरम लगाओगे तो जो अंदर कोई चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकंड आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सेकंड, लिखो, ठीक है। तो ये अपना 13 का आंसर आ गया 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमें बी दे रखा है, बी दे रखा है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, ये दे रखा है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है, देखो क्वेश्चन ये है, इन ए रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाई, पोटेंशियल हमें दे रखा है, वेयर बी इज इन वोल्ट एंड xyz इन मीटर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई 2 कूलम, मतलब चार्ज हमें दे रखा है Q 2 कूलम दे रखा है, और जो पॉइंट है, पॉइंट हमें दे रखा है 1,1,1, इस पे दे रखा है। तो हम क्या करें, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लें, और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के बाद आपने क्या करें, F इक्वल टू क्यू ई लगा दें, फोर्स को, फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को Q से मल्टीप्लाई कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो E इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डी बी अपॉन प्लस डी बी अपॉन डी बाई जे कैप प्लस डी बी अपॉन डी जेड के कैप, ये बनेगा, ठीक है। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब इसको पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो x यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, इसमें तो आ नहीं रहा, तो ये तो दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये बनेगा 6 माइनस 8x आई कैप, 8y आएगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 8y आ जाएगा, ठीक है। इस पे आ जाओ, db अपॉन dy दिया हुआ है, तो y यहां नहीं है, इन तीनों में आ रहा है y, तो ये कितना आएगा, पहले इसका डिफरेंशिएट करो, ये आ जाएगा माइनस का 8x, इसका डिफरेंशिएट करो माइनस 8, इसका डिफरेंशिएशन करो प्लस का 6z, ये आ जाएगा j कैप, ठीक है। अब इस पे लिखो db अपॉन dz, z के रेस्पेक्ट में, यहां z नहीं है, यहां z नहीं है, और यहां भी z नहीं, तो सिर्फ ये बचा, ये आ जाएगा 6 बाई k कैप, ये बन गया हमारे पास।
अब हमें किस पे सॉल्व करना है? ये हमें फाइंड करना है 1,1,1 पे। तो ये अगर आप लिखोगे 1,1,1 पे तो लिख दो, इसमें वैल्यू पुट कर दो, -6 - 8 आई कैप प्लस -8 प्लस 6 जे प्लस 6 के। ठीक है, तो ये बनेगा अपने पास माइनस का 2i। ठीक है, देख लेना कहीं गलत तो नहीं हो गया कुछ। dv/dy माइनस का 8x, ठीक है, माइनस का 8 आएगा प्लस 6। ठीक है, इसको लिखो तो ये बचेगा कितना, प्लस 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 में से ये गया तो ये आ जाएगा माइनस का 10j और ये 6k आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो तो अगर f लिखोगे वो कितना होगा, q इंटू ई, तो q हो गया 2 और e की वैल्यू रख दो 2i प्लस 10j माइनस का 6k, ये बनेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका मॉड ले लेते हैं, हमें मॉड की फॉर्म में लिखना है इसे। तो ये बनेगा 2 436 2 इंटू 140 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 35। तो ये आपको लिख सकते हो, 2 को कॉमन ले लो 35, तो 4√35 ये आंसर होगा। कितना होगा, 4√35 आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, लिखो जरा ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन है 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडिली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाई ए आर। ठीक है, ए चार्ज इज कंटेन्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए, सेंटर एट ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी गिवन। तो क्या है, चार्ज हमें निकालना है, मान लो ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है इस पे, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है। तो गॉसियन सरफेस वाला वो गॉस थ्योरम लगा देते हैं, तो लिखा जाएगा E डॉट ds इक्वल टू q इन अपॉन एप्सिलॉन, ये तो लिखा जाएगा। तो इसको लिख लो, जो क्या बनेगा ये E की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, या E इंटू ए क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, E की वैल्यू हमें दे रखी है, E कहाँ दे, E इसमें क्वेश्चन E दे रखा है ए आर, तो इसको लिखो, एक मिनट को, इसको ऐसे लिखते हैं। अब सही है, ये दोनों वेक्टर, यहां पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, सरफेस एरिया ऐसे होगा 90 डिग्री होगा, तो ये E इंटू एस बन जाएगा, ई एस क्यू इन, नहीं जो सर E भी ऐसे ही है और जो सरफेस वेक्टर होगा S वो भी इधर ही होगा। ठीक है, तो एंगल कितना हो जाएगा 0, तो बनेगा ई एस, 90 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो E की वैल्यू रखो, E तो है A इंटू आर, सरफेस एरिया हो गया 4πr², Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, तो ये कितना आ जाएगा Q इन एप्सिलॉन A 4πr³। तो Q इन की वैल्यू आ गई, आंसर क्या है हमारे पास
4 पाई एप्सिलॉन ए आर क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया? आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा 4। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 की, इसमें क्या बोल रहा है कि इफ पोटेंशियल इन वोल्ट्स इन रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज बी एक्स वाई जेड, एक फंक्शन दे रखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एट पॉइंट, जैसा भी क्वेश्चन करा था ना आप लोगों ने, कौन सा क्वेश्चन करा था 14, वैसा ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो क्या करना है हमें, बी एक्स वाई जेड दे रखा है 6 एक्स वाई माइनस वाई प्लस 2 वाई जेड। ठीक है, ये जेड है, फिर वही अपने लिखेंगे ई, अगर लिखना है तो ई कैसे लिखा जाएगा, माइनस का डी, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, डी एक्स आई बी प्लस डी बी अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी बी बी अपॉन डी जेड, पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन इंटू के, ये बनेगा। ठीक है, अब इसमें डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स यहां है और यहां तो है नहीं, तो इसका सिंपल सा आ जाएगा 6 बाई आई कैप। ठीक है, इसका बाई के रेस्पेक्ट में पूरे फंक्शन का, तो बाई यहां है तो, और इसमें भी है, तो ये आ जाएगा, इधर तो बचेगा 6x, यहां आएगा माइनस, यहां आएगा 2y, और ये आ जाएगा जे कैप। ठीक है, प्लस जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां नहीं है। ठीक है, देखो यहां पे भी जेड नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, यहां नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। इसको करते हैं डिफरेंशिएट, तो कितना आएगा, 2y आएगा जेड के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2y के कैप। अब जो पॉइंट दे रखा है, पॉइंट हमें कितना दे रखा है, 1,10, तो अगर ई लिखोगे 1,1,0 पे, तो ये कितना आएगा, वैल्यू पुट करो, 6 आई कैप माइनस, माइनस चल रहा है, बाई की वैल्यू कितनी है यहां से 1, प्लस 6 1 माइनस 1 प्लस 2, और बाई की वैल्यू कितनी है 1। काम करो, इसको सीधे लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 1 प्लस 2, ये जे कैप, और यहां पे लिख दो 2 के कैप। जो क्या बनेगा, ये माइनस का 6 आई कैप प्लस 6 2 8 7 जे प्लस 2 के। देखो ये आंसर है, ये तो आंसर ही नहीं आया कोई, 6 आई, देखो ये लोग चेक करते हैं इसमें कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई। ठीक है, 6x, इसका डिफरेंशिएशन करा, ये आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करा, तो ये 2 बाई बी, यहां पे ये नहीं आएगा, यहां पे आएगा जेड, बाई के रेस्पेक्ट में तो कर ही रहे हैं, ये जेड आ जाएगा। ठीक है, और जेड की जब वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, जेड तो हमें 0 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 5। आप चेक करो आंसर, आप सही है। ठीक है, तो ये बनेगा -6i प्लस 5j प्लस 2k, अब सही है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन अपने लोगों ने बाई लिख लिया था, बाई नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ये जेड आएगा। तो ई आ गया माइनस का 6i का 5j प्लस 2k। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये कौन सा है, आंसर आ जाएगा 4th। ठीक है बच्चों, आंसर आ जाएगा 4th 16। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच कैन यूज टू प्रोड्यूस ए प्रोपगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है
वो कौन प्रोड्यूस करता है? अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटिंग है, ठीक है, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और अगर चार्ज रुका हुआ है, ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो बोलते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, ये प्रोड्यूस किससे करी जाती है? बाई एक्सेलरेटिंग चार्ज, ठीक है। जो कोई चार्ज मूव कर रहा होगा उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाई टू मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है, ऑफ लेंथ L आर इनिशियली एट ए डिस्टेंस D, और जो D है बहुत छोटा है L से, अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्सन, द चार्ज बिगेन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट ए कांस्टेंट रेट, एज ए रिजल्ट द स्फीयर अप्रोचेस ईच अदर with velocity b, then b varies as a function of distance between the sphere। देखो क्या करते हैं अपने लोग, इसको ये मान लेते हैं अपने लोग अभी, देखो इसमें दे रखा जो इनके बीच की डिस्टेंस है ना वो बहुत छोटी है L से। अब इसका मतलब समझते हैं इसका क्या यूज करना है हमें, ठीक है। तो पहले अपन लोग मान लेते हैं किसी पॉइंट पे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है, और इस पे जो मास है वो कितना है? mg, और इधर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक Fe, ठीक है। अब मैं यहां से अगर बात करूं, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, होगा नहीं होगा? ये इसमें टेंशन अगर T मान लें तो इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे अपने लोगों को, ये थीटा हो जाएगा, ये T cos थीटा हो जाएगा, और ये T sin थीटा हो जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है, ये वाली अप्रोच तो अपन लोगों ने कई क्वेश्चन में लगाई है ऐसे ही, ठीक है। अब देखो इसमें मतलब जो इसकी लेंथ है ये L और ये L है, तो जो L है ये बहुत ज्यादा दे रखी है इनिशियल कंडीशन D से, तो मतलब जब इनिशियल ज्यादा दूर थे, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? चार्ज लीक हो रहा है इसमें, ठीक है। चार्ज मान लो इसमें किसी टाइम पे Q है और इसमें चार्ज Q है, जैसे जैसे चार्ज कम होगा तो ये पास आते चले जाएंगे, ठीक है। तो किसी जनरल टाइम पे हमने एट T टाइम पे लिख लेते हैं, एट टाइम T, ठीक है। तो X पोजीशन मान ली हमने, तो अगर D बहुत छोटा है तो L क्या होगा? ये भी बहुत, ये L बड़ा होगा X से, मतलब X बहुत छोटा होगा L से। तो क्या होगा? जो थीटा है, थीटा जो होगा ये क्या होगा? स्मॉल होगा, और जब ये स्मॉल होगा तो अपने लोग अजम्पशन क्या लगाते हैं थीटा में कि साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये मान के चलते हैं, ये अजम्पशन लगाते हैं अपने लोग, ठीक है। बस इसको ध्यान रखना है। अभी अब देखो इसका यूज करते हैं अपने लोग, ये मैंने आपको बता दिया है, नहीं तो जब पहले स्टेप लिखने के बाद हमने लोग लगाते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। तो देखो कैसे करते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं अपने लोग, ठीक है। तो लिख लो जरा, ये बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe जो होगा ये T साइन थीटा के बराबर होगा, और जो mg होगा ये होगा किसके बराबर? T cos थीटा के। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो। अब इसको फर्स्ट वाले को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा साइन थीटा cos थीटा Fe अपॉन mg, इसको लिख सकते हैं ऐसे अपने लोग। तो जो Fe बनेगा इसको लिख सकते हो आप mg साइन थीटा cos थीटा, या Fe इक्वल टू बनेगा mg tan थीटा। देखो ये हमें मिला यहां पे, F इक्वल टू क्या आ गया? mg tan थीटा आ गया। अब अगर मैं tan थीटा की बात करूं यहां से, ठीक है, तो tan थीटा बहुत छोटा है,
ठीक है। अगर इसकी बात करें अपने लोग, थीटा बहुत छोटा है, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, तो क्या होता है अगर ये दोनों बहुत छोटे होते हैं, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और ये इसको मान के चलते हैं अपने लोग, थीटा के बराबर मान के चलते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी x/2, और ये कितना हो जाएगा ये x/2 होगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस ले लेंगे l, क्योंकि टेन थीटा बराबर किसके माना हमने, साइन थीटा के, तो इसको आप लिखोगे x/2 इंटू एल, ये लिख सकते हैं। यही बस इसमें ध्यान रखना है हमें कि हमें टेन थीटा चाहिए था, तो हमें ये वाली डिस्टेंस लेनी चाहिए थी। अब हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया, छोटा मान लिया, तो टेन थीटा बराबर किसको होगा, x/2 इंटू 2l। तो इसको लिख लो, तो ये बनेगा F इक्वल टू mg x/2l। ये इक्वेशन डाल लो थर्ड, ठीक है। अब ये जो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, K Q1 Q2, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। तो देखो क्या होगा, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखूं Fe किसी टाइम पे, तो Fe जो होगा वो होगा K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो जनरल टाइम पे हमने चार्ज माना Q डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर, यही तो बनेगा। ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब इसको इसमें रख देते हैं, इस वाली इक्वेशन में, देखो क्या बनेगा ये, तो ये आ जाएगा K Q एक्स स्क्वायर mg/2l इंटू एक्स, ये तो बनेगा। तो ये बनेगा K Q एक्स स्क्वायर mg x/2l, ये बनेगा। अब इसको देखो अरेंज करते हैं, तो ये तो हो जाएगा K Q स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू mg/2l, और ये आ जाएगा x3, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, इसको लिख लो Q स्क्वायर बराबर mg/2l, और K यहां आ जाएगा, ये x3 बचा, ठीक है। बन गया ये। अब अपने लोग एक काम करते हैं, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूं, Q स्क्वायर x की पावर -3 mg/2l इंटू K, ये लिख सकते हैं इसे, ठीक है। लिखो जरा यहां तक इसे, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, Q स्क्वायर x3 माइनस mg/2l इंटू K। अब देखो इसमें हमें बोल रखा है कि जो रेट है, जिस रेट से चार्ज निकल रहा है, जो लीक हो रहा है, वो कांस्टेंट दे रखा है। तो अब अगर हमें इसको कांस्टेंट बनाना है ना, तो एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, ये मत लिखो इसे, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं, इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख लो। तो एक काम करो, इसको रेट को कांस्टेंट दिया हुआ है, तो Q को आप ये लिख सकते हो mg/2l इंटू K x की पावर 3/2, ये ऐसे लिख लो। Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया x की पावर 3/2, ये लिख सकते हैं, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब जो इसकी रेट दे रखी है वो हमें कांस्टेंट दे रखी है, तो इसको मैं अगर लिख लेता हूं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, dq/dt लिखोगे, और इधर बनेगा ये कितना, 3/2 x की पावर 3/2 -1, और dx/dt बनेगा, ठीक है। तो इसको जरा सॉल्व करो, ये जो रेट दे रखी है, रेट ये क्या दे रखी है, ये कांस्टेंट दे रखी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, dq/dt इक्वल टू 3/2 x की पावर 1/2, और ये dx/dt। अब देखो ये dx/dt क्या है, इसको अपने लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो एक काम करो, यहां पे ये तो कांस्टेंट है, तो इसको मान लेते हैं c,
3/2 एक्स की पावर 1/2, ये b आ गया। अब सही है, तो इसको लिखो 2c/3 एक्स की पावर -1/2, ये लिख सकते हैं, ये b आ गया। अब चेक कर लेते हैं आंसर क्या है। ये तो सब कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल का साइन चल रहा है, उसको साथ में लेके चलो, ठीक है। तो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा x की पावर -1/2। चेक कर लो आंसर, देखो क्या आ रहा है। आंसर क्या आ जाएगा b x की पावर -1/2। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चेक करो, यही है b = x की पावर -1/2। स्टेज 4 का क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। लिखो जरा, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 19 की। स्टेज 4 का क्वेश्चन नंबर है 19। देखो स्टेज 4 क्या बोल रहा है, स्टेज 4 का क्वेश्चन नंबर 19 तो बोला सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज differ slightly, one of them is E and other is E plus delta E, ठीक है। तो if net electrostatic force and gravitational force between the two hydrogen atom, तो देखो अगर मान लो ये हाइड्रोजन एटम बना लिया अपने लोगों ने, ये हाइड्रोजन एटम बना लिया, तो पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में होगा और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर होगा। तो इस पे नेट अगर चार्ज लिखोगे आप, Q अगर जो लिखोगे नेट चार्ज, वो कितना आ जाएगा E प्लस डेल्टा E माइनस E, ये कैंसिल हो जाएगा, तो Q कितना हो जाएगा, ये डेल्टा E आ जाएगा। इस पे इतना चार्ज होगा, ठीक है। ऐसे ही इस पे लिखोगे आप, तो Q = कितना हो जाएगा, यहां से लिखोगे Q = E प्लस डेल्टा E माइनस E, तो ये भी कितना आ जाएगा, डेल्टा E। दो चार्ज आ गए, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस मान लेते हैं अपने लोग R है, ये दे रखा है बिटवीन टू हाइड्रोजन प्लेस एट डिस्टेंस, और ये बोल रखा है जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज अपार्ट, ठीक है, उससे ज्यादा दे रखा है। देन डेल्टा E इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो मास भी दे रखा है हमें, तो इसका जो मास दे रखा है, मास ऑफ हाइड्रोजन, ये दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब देखो होगा क्या, जो चार्ज इस पे है वही सेम चार्ज इस पे है, तो यहां पे लगेगा रिपल्सन। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फोर्स होगा वो होगा रिपल्सन नेचर का, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा, अट्रैक्शन नेचर का होगा। तो अगर इसको अपने लोग सही से बनाए, तो यहां पे जो फोर्स लगेगा Fe ये इधर होगा और Fg इधर होगा, तभी तो ये होगा। तो इसको लिख लेते हैं अपने लोग, Fe = किसके बराबर होगा, Fg के। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिस्टेंस r², ये कितना हो जाएगा, Gm इंटू r², ये तो बनेगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो इसको तो अपने लोग लिख सकते हैं, ये K हो गया, K Q² r² Gm² इंटू r², ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें सॉल्व क्या करना है इसमें, तो हमें डेल्टा E का ऑर्डर निकालना है, ठीक है। जो चार्ज है वो कितना होगा, इसकी वैल्यू रखो, तो ये बनेगा K, ये डेल्टा E² हो जाएगा Gm²। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं अपने लोग। जब इसकी वैल्यू पुट करोगे आप, तो डेल्टा E जो बनेगा, ये बनेगा Gm²,
एम एच स्क्वायर डिवाइड बाई के, या डेल्टा ई जो आएगा ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख दो, तो डेल्टा ई जो बनेगा ये वैल्यू आएगी, ये कितना होता है 6.67 10 टू पावर माइनस 11, एम एच कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एम स्क्वायर है, यहां पे लगेगा ये स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 10 टू पावर माइनस 37 कूलम। तो ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ये इसके अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की। जो 20 बोला था, डायग्राम बिलो शो रीजन इक्विपोटेंशियल। ठीक है, ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायग्राम। इसमें 4 डायग्राम दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, वर्क निकालना है। तो वर्क को कैसे लिखते हो आप, W इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा बी लिखते हो। ठीक है, या W ऐसे लिखो, W इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा बी, या W इक्वल टू क्यू, ये क्या आता है B फाइनल माइनस B इनिशियल आता है। W इक्वल टू लिख लो Q और ये B माइनस B है। क्यों, हम कहां से कहां तक जा रहे हैं, A से B के लिए हमें बात करनी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लोग W A से B, W वर्क डन A टू B क्या होता है Q फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और उसको मल्टीप्लाई कर दें चार्ज से, तो ये आ जाता है। अब चेक कर लेते हैं। देखो ये मॉड्यूल आपके पास बैठ देखना, इसमें मॉड्यूल आपके पास होना चाहिए। तो पहले वाले का जो दे रखा है B1 या BA, तो BA जब आप देखोगे पहले वाले के लिए तो ये है कितना 10, और B कितना दे रखा है, ये दे रखा है 40। ठीक है, तो यहां पे डेल्टा B जो आएगा BB माइनस BA, ये कितना आएगा 30 पहले वाले में। अब हम क्या करते हैं, Q तो कांस्टेंट है, ये चेक कर लेते हैं। अगर ये चारों में अलग अलग आ गया तो आंसर अलग अलग आएगा, और अगर जो ऑप्शन दे रखे हैं 4 उनमें अगर सेम आ जाता है तो आंसर सबके लिए जो वर्क होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव। तो चेक कर लेते हैं, पहले वाले में भी कितना है 30 वोल्ट। जो सेकंड डायग्राम दे रखा है B A और B में अगर आप लिखोगे तो डेल्टा B ये कितना हो जाएगा, ये भी 40 माइनस 10, 40 माइनस 10 ये कितना हो जाएगा 30 वोल्ट। ऐसे ही C में अगर आप लिखोगे तो भी डेल्टा B जो आएगा वो कितना हो जाएगा, यहां पे भी ये 30 वोल्ट है, और D जो है D वाले डायग्राम में डेल्टा B जो है ये भी कितना है, ये भी 30 वोल्ट है। तो सब में सेम आ रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, सबके लिए सेम होगा। ठीक है, तो डेल्टा जो Q W आएगा वो क्या हो जाएगा, सेम फॉर ऑल। ठीक है, सबके लिए आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज सेम। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पहला ही सही है, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। स्टेज 4 का क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए टॉय कार विथ चार्ज Q मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फोर्स QE its velocity increase 0 to 6 in 1 second. At that instant the direction of field is reversed. The car continue to move for 2 more seconds. ठीक है, तो देखो क्या है, मान लेते अपने लोग ये है
और यहां पे ये अभी कोई कार दे रखी है, ठीक है। तो पहले तो जो फील्ड है वो इधर है, ठीक, फील्ड इधर है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी इधर ही लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, ये इधर है। तो अगर आप इसका मास मान लो, मास दे रखा है, मास मान लेते हैं m, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड ड्यू टू फोर्स इट्स वेलोसिटी इंक्रीज 0 to 6। तो यहां पे जो u दे रखा है, ये दे रखा है 0, और ये t इक्वल टू 1 सेकेंड तक यहां मान लेते हैं। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो b हो जाता है वो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो इसे लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन लिख लेता हूं मैं। तो b इक्वल टू u प्लस at ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो b है 6, u कितना आ गया 0, a और t कितना है 1, तो a की वैल्यू आ गई 6। अब देखो इसका क्या यूज है, अगर आप इसका मास m मान लो तो जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, F इक्वल टू क्यू ई होगा, ये m a इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा, और a की वैल्यू आ जाएगी क्यू ई बाई एम। ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब यहां से अगर आप लिखोगे तो क्यू ई बाई एम की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। ये क्वेश्चन इक्वेशन हो गई सेकंड, ठीक है। ये हमें मिल गया यहां से। अब ये क्या बोल रहा है, एट इंस्टेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स। यहां से जैसे इस वाले पॉइंट पे आया तो इसकी डायरेक्शन अब इधर हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो गई है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो क्या होगा, जब ये डायरेक्शन यहाँ पे रिवर्स हो गई तो यहाँ पे रिटार्डेशन लगेगा, वो कैसे लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यू ई बाई एम होगा। तो अब पहले अपने लोग ये चेक कर लेते हैं ये कितनी देर में रुकेगी, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से यहां तक आने में ये मान लो A है, ये B है, ये C है, तो यहां पे जो B सेकंड मान लेते हैं, B2, ये भी तो 0 हो जाएगा। और फिर ये जो टाइम लगेगा, ये कितना टाइम लगेगा, t इक्वल टू 1 सेकेंड यहां हो गया, लगेगा। अब t इक्वल टू 1 सेकेंड कैसे लगेगा, अगर इसको आप सॉल्व करोगे फॉर B2C, तो स्पीड कितनी है हमारे पास, लास्ट में 0 करना है, ये 6 माइनस a और t हमें फाइंड करना है। तो t की वैल्यू आप लिखोगे तो ये 6 बाई a आ जाएगा, और a की वैल्यू कितनी है 6, तो t इक्वल टू आ जाएगा 1 सेकेंड। यहां से यहां तक का टाइम 1 सेकेंड हो गया। मगर इस क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है कि जो कार्ट है, जो ये खिलौना दे रखा है वो 2 सेकेंड तक चलता है, मतलब 1 सेकेंड तक तो यहां से यहां तक चला, तो फिर अब ये वापिस भी तो आएगा, यहां से इस तरफ वापिस भी आएगा। तो अब 1 सेकेंड की बात करते हैं, यहां से यहां तक 1 सेकेंड में बात करते हैं, ये कितनी इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। फॉर t इक्वल टू 2 to 3 सेकेंड तक की बात करते हैं, ठीक है। अब जब ये यहां पे रुका है तो लौट के यहीं आ जाएगा 1 सेकेंड में, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना रहेगा, वही रहेगा। तो अगर आप इसकी स्पीड लिखोगे फिर वही आ जाएगा, यहां पे जब लौट के आएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो अब ये डिस्टेंस लिखते हैं, हमें क्या लिखना है, यहां से ये और ये। अब इसने पूछा क्या है, इसने बोला है कि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। तो ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहां है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहां है, और t इक्वल टू 3 सेकेंड पे लौट के वापस यहां आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो अपने लोग अब डिस्टेंस लिखते हैं। तो मैं a से b की बात करूं, a to b, तो s इक्वल टू आप लिखोगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये तो 0 है, प्लस 1/2 6, और टाइम कितना आ गया 1 का स्क्वायर, तो ये कितना चला, ये हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। यहां से यहां तक ये आ गया 3 मीटर, ये समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे भी अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस लिखता हूं मैं, B to C,
टाइम कितना दे रखा है? टाइम हमें दे रखा है 1 सेकेंड, ठीक है। और यहां पे फाइनल स्पीड कितनी हो जाती है? 0। तो अगर मैं इस तरीके से लिख ले अपने लोग b2c b स्क्वायर u स्क्वायर माइनस का 2as, तो ये तो 0 लिखना है, ये 6 का स्क्वायर माइनस का 2, ये कितना है 6, s आ गया, तो s की वैल्यू आप जो लिखोगे 6 इंटू 6, 2 इंटू 6, ये भी कितना आ जाएगा 3 मीटर, ठीक है। जब ये आ गया तो अब c से b लिखोगे, फॉर C टू B, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आएगा 3 मीटर ही आएगा, ये 3 मीटर ही आएगा, तो S कितना आ जाएगा 3 मीटर। यहां तक हो गया। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं अपने लोग। अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो अगर आप बात करो नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करो कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, ए से बी गया, बी से सी गया और सी से फिर वापस आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए से बी हुआ, ठीक है, ए से बी, ये तो इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3 मीटर। और टोटल डिस्टेंस अगर आप लिखोगे, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए बी, बी सी और सी बी, तो ये 3 प्लस 3 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 9 मीटर, ठीक है। और टोटल टाइम अगर आप लिखोगे, टोटल टाइम कितना लगा? वो तो लग रहा है 3 सेकेंड, टोटल टाइम हो गया 3 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड लिख लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी लिख लेते हैं। तो पहले एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे, वो कितना हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये कितना है 3/3, ये कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये बन गया। अब ऐसी बात करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड लिखोगे तो टोटल डिस्टेंस, ये टोटल टाइम आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो उसको ट्रेवल करने में लगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 9 और ये टाइम हो गया 3, तो 3 मीटर पर सेकेंड। देखो ये आंसर होगा। एवरेज वेलोसिटी जो आएगी वो है 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आना चाहिए। तो ये आंसर कौन सा है? आंसर है थर्ड, आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 21 स्टेज 4, नोट करो इसे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? ये बोला 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी, क्या बोला? 2 पॉइंट चार्जेस हैं ए एंड बी, हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। द फोर्स acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges became। देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मगर ये अब इसमें आया हुआ है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। क्या है? पहले मान लो ये एक चार्ज दे रखा है, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज दे रखा है, ये प्लस क्यू दे रखा है और एक चार्ज ये दे रखा है, ये दे रखा है माइनस क्यू। ये जो डिस्टेंस है ये r है, तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है k q माइनस क्यू इंटू आर स्क्वायर। तो जो फोर्स की वैल्यू आ गई माइनस k q q
अपॉन आर स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि 25% ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, मतलब अगर इसका 25% निकालोगे, ये जो चार्ज है तो इसका जो 25% होगा वो कितना होगा, Q/4 होगा। तो इसमें से हमने क्या करा, Q माइनस Q/4 लिखा, तो ये कितना आ गया 3Q/4। और दूसरे पे अपने लोगों ने कितना चार्ज दे दिया, इतना ही चार्ज इसको दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा -Q प्लस Q/4, ठीक है। तो इसको जब आपने चार्ज दिया तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3Q/4। तो जो फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस तो वही है R, तो F डैश आप लिखोगे वो कितना हो जाएगा K 3Q/4 इंटू 3Q/4 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। फार्मूला लगा दिया K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो F डैश जो आप लिखोगे ये बनेगा 9/16 K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। एक माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ जाएगा। तो अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करोगे तो जो F डैश होगा वो 9/16 F हो जाएगा, 9/16 F। देखो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, 22 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, आंसर हो जाएगा फोर्थ। लिखो जरा ऐसे, लिख लिया 22। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, ये बोला ए मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज। एक मेटल स्फीयर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट डिस्टेंस r फ्रॉम द स्फीयर। देखो मेटल स्फीयर है ना, तो कंडक्टिंग स्फीयर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होती है वो तो हो जाती है 0, ठीक है। और जो B होता है वो क्या रहता है, B इनसाइड B सरफेस के बराबर रहता है, और ये क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट डिस्टेंस r फ्रॉम द, तो अब ये मान लो कोई जनरल पॉइंट है r, यहां मान लेते हैं r। तो पहला केस क्या होगा, जब r लेस देन r है, मतलब इनसाइड की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, जब r से बड़ी हो जाए, जब r कैपिटल R से बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या लिखा जाता है, इस पे अगर चार्ज मान लो Q, K Q अपॉन R स्क्वायर, ये तो लिखा जाता है बाहर के लिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर देखो इसका 0 एज R इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस एज R। तो आंसर फोर्थ आना चाहिए 23 का, 23 का आंसर आ जाएगा फोर्थ, आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या बोल रहा है, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज विथ ए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो ये टू इनफाइनाइट चार्ज दे रखे हैं, ठीक है। इसकी चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं लैम्डा, इसकी मान लेते हैं माइनस लैम्डा, यही दे रखा है। और जो इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 2r दे रखी है। तो बोला एक इस वाले पॉइंट पे, तो अगर मैं इसको लिख देता हूं अभी 1 और इसको लिख देता हूं 2, तो देखो होगा क्या, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कैसे होगी, इधर होगी E1 और E2 भी इधर ही होगी, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे।
ऐड होंगी नहीं होंगी? तो अब लिख लेते हैं, अगर E1 की वैल्यू लिखोगे आप, ये कितना आएगा, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। E2 आप लिखोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। इन दोनों को जोड़ दो तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, तो लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर प्लस लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। तो E की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी लैम्डा पाई एप्सिलॉन इंटू आर। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, फर्स्ट हो जाएगा। इसमें यूनिट के साथ दिया है तो अपने लोग यूनिट भी लगा देते हैं, पाई एप्सिलॉन आर न्यूटन पर कूलम। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, 24 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट।